नमस्कार। अभी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से, क्योंकि आज भी दिल दहला देने वाला आंकड़ा सामने आया है। आज पिछले 24 घंटे में हमारे देश में लगभग 55,000 के करीब कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अब भारत में कोरोना संक्रमण ने पार किया है 17 लाख का आंकड़ा। तो आप देखिए, 17 लाख का आंकड़े के से ज्यादा केसेस कोरोना वायरस के सामने आए हैं और साथ ही जिस तरह से लगातार मौत का आंकड़ा हो या फिर कोरोना संक्रमण का आंकड़ा हो, बढ़ता ही जा रहा है। और आज भी 54,736 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। लगातार पूरे देश में आंकड़ा बढ़ता हुआ, पिछले 24 घंटे के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि 54,736 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। और अब भारत में कोरोना संक्रमण ने 17 लाख का आंकड़ा पार कर दिया है। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और घाटी में कोरोना से मौत का सिलसिला लगातार जारी है। चिंताजनक ये है कि घाटी में मौत का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा और आज भी कोरोना ने घाटी में 3 लोगों की जान ले ली है। यूटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 393 हो चुकी है। दुखद ये है कि आज भी 3 और लोग इस महामारी की चपेट में घाटी में आ गए हैं। घाटी की बात करें तो सबसे वर्स्ट हिट जगह अगर जम्मू कश्मीर में है तो वो कश्मीर है और वहां पर लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और मौत के आंकड़े भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम लॉकडाउन की बात करेंगे। आप साफ तौर पर दृश्य देख सकते हैं जिस तरह से जम्मू में वीकेंड लॉकडाउन कर दिया गया। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन है। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। कश्मीर में भी ज्यादातर इलाकों में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। सीधा रुख करते हैं कश्मीर का। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी हिलाल हंजूरी जुड़ चुके हैं। हिलाल, अगर हम बात करें लॉकडाउन के कितना असर उसका देखा जा रहा है, क्योंकि दुखद समाचार ये भी आया है कि 3 और लोग इस महामारी की चपेट में आ गए हैं। लगातार कोरोना संक्रमण के केसेस भी बढ़ते हुए और मौत के आंकड़े भी, क्या कहेंगे? हम बहुत पहले हम देखते हैं कि अब जो आबाद है, यानी जो मरने वालों की तादाद है वो बढ़ रही है और साथ ही साथ कल हमने जो स्पाइक देखा वो भी धोखा देने वाला था। और उससे भी खासतौर पर शहर श्रीनगर के अंदर जो सबसे ज्यादा केसेस आए हैं तो वो शहर श्रीनगर के अंदर ही आई हैं, क्योंकि शहर श्रीनगर इससे माना जाता है कि जम्मू कश्मीर का हब है, एक सेंट्रल प्लेस है और उसके साथ साथ मरकजी हैसियत इसको हासिल है। लेकिन अब की सरकार की तनकीद करते नजर आए इस बात को लेकर कि अगर से 3 दिन पहले किस बात को लेकर छूट दी गई है या रिस्ट्रिक्शन से उन्हें ईद किया गया है और ईद के दिन फिर इसको रीइंफोर्स किया गया है, कि लोगों से ये सवाल आते हैं कि पहले तो आज जो बकरे की ईद है और उसमें हमने देखा कि बकरा ईद पर जो मीट है, गोश्त है, कुर्बानी की गोश्त है, उसका रहने वाले लोगों को, और जब आपने पहले उसको खरीदने का मौका दिया और वाजिब तौर पर उसके लिए जो है कोई बंदिश या पाबंदी दी थी, लेकिन फिर जब जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन होनी है उस दिन आपने यहाँ पर रीइंफोर्स किया। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि जब ऐसा करना था तो पहले उन्हें खरीदने के लिए मौका ही दिया गया। और दूसरी बात, आज तो हम दूसरी ईद है और अक्सर बेशतर हम देखते थे कि पार्कों में काफी रश हुआ करता था, जो प्लेग्राउंड से वहां पर बच्चे जाते थे, लेकिन आज के अंदर भी हमें देखा कि दुकानें मुकम्मल बंद है और किसी हद तक अगर निजी ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चल रहा है तो वो भी इसी कुर्बानी की गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ही उनकी आवाजाही को मिली है। लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले में आज जो है रिस्ट्रिक्शन और उसके साथ साथ लोगों का बाहर निकलना बहुत कम है। बिल्कुल वही हिलाल, क्योंकि जिस तरह से हम बात करेंगे क्या सिस्टमैटिक वे में ही सारी चीजें हो रही हैं। अगर लॉकडाउन की बात करें, सिक लॉकडाउन लगा दिया जाता है और जब थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन दी जाती है, क्या वो बैलेंस दोबारा मेंटेन हो पाता है? क्योंकि जब हमने देखा कि शॉपिंग के लिए, तैयारियों के लिए रिलैक्सेशन दी गई, बहुत भीड़ वहां पर देखी गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई वहां पर देखी गई और फिर अचानक से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा देना, पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों को बैलेंस कर पा रही है? एडमिनिस्ट्रेशन साइड से भी काफी एरर नजर आ रही है। तो पब्लिक को आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि सारे लोग आपको कॉपरेट करेंगे। पब्लिक में हर फर्स्ट जो है अलग अलग जहनियत जो है वो रखता है। बेशतर लोग आपको कॉपरेट कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी होगी जो इसका कोई ख्याल नहीं रखते हैं और उसके साथ हम देख रहे हैं कि जो गाइडलाइंस है उनका कोई जो पासदारी करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन इससे पहले की जो 2-4 दिन से जब टेस्ट की गई है उसमें हमें देखा कि खुला पूरा
जो SOP है उनका वायलेशन हुआ है, कोई देखने वाला नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जानती है कि इन दिनों पर ऐसा हो जाएगा, लोग भीड़ उमड़ आएगी और लोग उन्होंने एक्सपीरियंस गवर्नमेंट के पास देखिए इस तरह से लोग कॉपरेट नहीं करते। जब कॉपरेट नहीं करते फिर इस तरह बिल्कुल आम जनता को जरूरत है कॉपरेट पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करने की। हालांकि प्रशासन उचित कदम उठा रहा है। वहीं दूसरी ओर हिलाल ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें केसेस की तादाद जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे बड़ा चैलेंज है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके हवाले से क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है? सरकार का पूरे नेशनल वाइड हम देख रहे हैं कि जो नए गाइडलाइंस बनी है तो उसके मुताबिक लग रहा है कि अब गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं सरेंडर किया है इस बीमारी के सामने। वो इस वजह से कि इससे पहले जो सिस्टम हुआ करता था, जो कोई पॉजिटिव निकलता था तो उसको उसी वक्त जो है चाहे हॉस्पिटलाइज किया जाता है और कहा जाता था। लेकिन आज जो नई रूलिंग निकली है, नए जो एसपी निकले हैं उसके मुताबिक अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है नहीं है तो वो घर के अंदर ही रह सकता है। इसका मतलब है कि हॉस्पिटल में अब हम देख रहे हैं कि दबाव बढ़ चुका है और उसके साथ साथ जो है मैन एंड मशीनरी वो बराबर नहीं है। बिल्कुल कमियां बहुत सारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखा जा रहा है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में बेड्स की कमी देखी जा रही है और दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो यूपी से सामने आ रही है, क्योंकि कोरोना ने यूपी की कैबिनेट मंत्री की जान ले ली है। कैबिनेट मंत्री भी कोरोना महामारी की चपेट में आ गई है। आपको बता दें कमल वरुण 2 हफ्ते पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का रविवार को जब निधन हो गया, उन्होंने सुबह करीब 9:30 बजे अंतिम सांस ली। कोरोना की चपेट में आने के बाद 18 जुलाई को उन्हें SGPGI में भर्ती करवाया गया था और कमल रानी की मौत की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरा निरस्त कर दिया है। और इसी बीच आप देखिए हम बार बार यही कहते हैं कि कोरोना ना जाति, ना धर्म, ना राजनीति, ना आम इंसान देखकर आता है। ये महामारी है, किसी को भी हो सकती है, कहीं भी फैल सकती है। और इसी बीच यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का आज निधन हो गया है। वो भी इस महामारी की चपेट में आ गई हैं। और इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि कमल वरुण 2 हफ्ते पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद कमल रानी को SGPGI के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्हें सप्ताह भर से ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। लगातार उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी, पर बेहद ही दुखद खबर यूपी से सामने आ रही है। यूपी के कैबिनेट मंत्री भी इस महामारी की चपेट में आ गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे यूपी से हमारे ब्यूरो चीफ अनूप त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरह से एक बेहद ही दुखद समाचार आ रहा है, यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल वरुण भी इस महामारी की चपेट में आ गई है, कुछ बताएंगे कब ये कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, किस तरह की स्थिति इनकी बनी हुई थी? देखिए प्रियंका, कोरोना संक्रमण की हम बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट थी कमल रानी वरुण। आज सुबह करीब 9 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। लखनऊ के PGI अस्पताल में उनका पिछले करीब 13 दिनों से इलाज चल रहा था। प्रियंका, पहले 10 दिनों तक कमल रानी वरुण जो प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी उत्तर प्रदेश सरकार में, कैबिनेट मंत्री थी, तो जब कोरोना संक्रमण उसमें उनके अंदर पाया गया, उन्हें SGPGI में एडमिट कराया गया। पहले 10 दिनों तक उनकी हालत स्थिर रही, लेकिन पिछले 3 दिनों से संक्रमण बढ़ गया था और शनिवार की शाम को उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और आज सुबह 9 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में और खास तौर पर वो कानपुर के घाटमपुर इलाके से विधानसभा सदस्य थी, MLA थी, तो उनका जो विधायकी क्षेत्र है, उनके जो समर्थक हैं, उनमें शोक की लहर छा गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रियंका अभी खबर कुछ देर पहले आई कि मुख्यमंत्री ने अपने आज के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। आज अयोध्या जाना था योगी आदित्यनाथ को और वहां पर उन्हें जो समीक्षा बैठक करनी थी और 5 अगस्त को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूमि पूजन का कार्यक्रम है उसकी तैयारियों का जायजा लेना था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने
आज के सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं और वो उन्होंने शोक व्यक्त किया है कमल रानी वरुण के निधन पर। पूरे प्रोटोकॉल के तहत अब एसजीपीजीआई से कमल रानी वरुण के शव को ले जाया जाएगा कानपुर, और कानपुर में भैरव घाट है, भैरव घाट पर पूरे प्रोटोकॉल के तहत उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। एक बड़ी क्षति पहुंची है उत्तर प्रदेश सरकार को और कानपुर के लोगों को, उत्तर प्रदेश के तमाम उन समर्थकों को, क्योंकि पिछड़े वर्ग में एक बड़ी पहचान थी और एक लोकप्रिय नेता के तौर पर कमल रानी वरुण को जाना जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रियंका 11वीं और 12वीं लोकसभा की भी सदस्य रह चुकी है कमल रानी वरुण, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी छवि वाकई एक गंभीर और एक मददगार नेता के रूप में रही थी। लोग उनको खासा पसंद करते थे जी। लेकिन कोरोना की हालत अब तक सिर्फ उत्तर प्रदेश में प्रियंका 1677 लोग कोरोना से अब तक मारे जा चुके हैं और जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनका आंकड़ा बहुत तेजी से करीब 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। तो हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, वाकई स्थिति बहुत गंभीर है और उत्तर प्रदेश में आज एक उत्तर प्रदेश सरकार कहें, उत्तर प्रदेश की जनता को कहें, एक बड़ा झटका लगा है। उनका एक लोकप्रिय नेता कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गया। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा झटका है यूपी के लिए। लोकप्रिय नेता आज हमारे बीच में नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर अनूप बात करें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले अयोध्या दौरा और फिर बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाने के कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया है। अयोध्या की तैयारियों की आज उन्होंने समीक्षा लेनी थी, वहीं बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाना था, उसको लेकर अब क्या जानकारी है, क्या कुछ पता चल पाया है? हालांकि आज तो दौरा रद्द हो गया है। देखिए प्रियंका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी जो कार्यक्रम से दौरे थे उनको रद्द कर दिया है, लेकिन वो लगातार जो शासन के उच्चाधिकारी हैं उनसे आज लगातार मीटिंग कर रहे हैं। टीम 11 की सुबह मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद उन्हें अयोध्या निकलना था, लेकिन तब तक करीब 9:30 से 9:45 बजे के आसपास उनके पास खबर पहुंच जाती है। एक कैबिनेट मंत्री ने दम तोड़ दिया। एक कैबिनेट मंत्री जब कोरोना संक्रमण की भेंट कर जाता है तो कोई भी मुख्यमंत्री हो उसके लिए दूसरे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही वजह रही कि योगी ने अपने दौरे को रद्द कर दिया। अब वो अधिकारियों के साथ बैठक कर एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को कैसे कंट्रोल किया जाए। खास तौर पर कानपुर जैसे और मेरठ, आगरा, गाजियाबाद जैसे और खासतौर पर राजधानी लखनऊ का जो हाल है, 500 से 600 के बीच में हर 24 घंटे में मरीज नए सामने आ रहे हैं। ऐसे में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है अयोध्या में प्रियंका, तो यह चुनौती और बढ़ा देता है। आज की घटना ने चुनौती और बढ़ा दी है उत्तर प्रदेश सरकार की, अयोध्या जिला प्रशासन की और उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य महकमे की। अब रणनीतिकारों को सोचना होगा, जो डॉक्टर्स हैं उनको नए सिरे से सोचना होगा और जो उत्तर प्रदेश शासन के बड़े अधिकारी हैं उनको सोचना होगा कि कैसे वो अयोध्या का जो 5 अगस्त का भूमि पूजन का कार्यक्रम है वहां पर सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। सैकड़ों लोग तो सिर्फ मीडिया के ही होंगे, देसी विदेशी वहां पर मीडिया पहुंच रही है। एक भारी भरकम मीडिया का जमावड़ा लग रहा है। तमाम वीआईपी पहुंच रहे हैं देश भर से और तमाम उनके साथ सुरक्षा कर्मी और उनके समर्थक होंगे। ऐसे में इस पूरे जो भूमि पूजन कार्यक्रम को है वो कैसे मैनेज करती है सरकार? बिल्कुल, मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि सैकड़ों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं भूमि पूजन के दिन। और साथ ही वहीं दूसरी ओर आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, बाढ़ पीड़ितों की राहत को लेकर बात की जाए तो बाढ़ प्रबंधन राहत कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता बरतने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। बाढ़ पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाढ़ से प्रभावित जिलों में 24 घंटे 7 दिन कंट्रोल रूम चलाया जा रहा है। और क्या कुछ कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए, राहत के लिए? देखिए बिल्कुल प्रियंका, देखिए नेपाल की तरफ से जो आने वाला नदियों का पानी है वो बहुत भारी मात्रा में बढ़ चुका है और यही वजह है कि जितने तराई के जिले हैं, चाहे हम बहराइच ले लें, बाराबंकी ले लें, अयोध्या ले लें या फिर नेपाल सीमा से जुड़े हुए जितने भी जिले हैं, उन सब में वो नदियों का जलस्तर बढ़ा और उन्होंने उन तमाम गाँवों को डुबो दिया है, तमाम हजारों बीघे फसल को डुबो दिया है। जो किसान हैं वो बर्बाद हो गए हैं और तमाम ऐसे लोग जो झोपड़पट्टी, कच्चे मकान या फिर तराई वाले इलाकों में रहते थे, तमाम पक्के मकान भी ढह गए हैं। तो बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने दो काम बड़े किए हैं प्रियंका। एक तो मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंचाई जाए, कहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुंचाई जाए, कहाँ पर शासन की तरफ से तत्काल
लोगों को बचाने की जरूरत है। और दूसरा, जो लोग बचा लिए गए हैं उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था है, उनको मदद कैसे पहुंचाई जा रही है, उनको खाना राशन, जो जिले के अफसर हैं, जिलाधिकारी हैं, उनको नोडल अफसर के रूप में चिन्हित कर उनको सीधे निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी बाढ़ से प्रभावित व्यक्ति को रहने की, खाने की या फिर दवा इलाज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही जो मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां पर 24 घंटे कोई भी पीड़ित व्यक्ति सहायता कर सकता है, या अगर किसी को कहीं की कोई शिकायत मिलती है, जानकारी मिलती है कि यहाँ पर व्यवस्था ज्यादा खराब है, वहाँ की सूचना कंट्रोल रूम में दी जा सकती है। कंट्रोल रूम में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और सिंचाई विभाग को खास तौर पर निर्देशित किया गया है कि बाढ़ से लोगों को बचाएं। लेकिन अब देखना होगा प्रियंका कि जब बाढ़ आ गई है, जब नेपाल से ज्यादा पानी छोड़ दिया गया नदियों में, इससे पहले अधिकारियों ने वो इंतजाम क्यों नहीं किए, बांध क्यों मजबूत नहीं किए गए। यूपी में 2 बड़ी जगह ऐसा हुआ है कि जहां पर बांध टूटने से हजारों बीघे फसल और तमाम गांव जलमग्न हो गए। तो ये ऐसी खबरें हैं जिन पर शासन को गंभीर होना होगा और मुख्यमंत्री को खुद देखना होगा कि वो बांध मजबूत किए जाए, छोटे हो या बड़े हो। नदियों में संभावित पानी बारिश के समय बढ़ जाता है। बिल्कुल, बांध जो है वो मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर हम बात करें, जिस तरह से हम आपको इस वक्त की एक दुखद खबर बता रहे थे, यूपी से एक कैबिनेट मंत्री भी कोरोना की चपेट में आ गई है। और साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे वंदे भारत मिशन से जिस तरह से लाखों भारतीयों को फायदा मिल रहा है। मंत्री हरदीप सिंह के अनुसार 10 लाख से ज्यादा भारतीय वापस लौटे हैं। मिशन का असल मकसद विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाना है। आपको बता दें, कोविड महामारी के दौरान विदेशों से भारतीयों को वापस लाने का भारत सरकार का मिशन लगातार चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। फिलहाल वंदे भारत मिशन का जो है चौथा चरण खत्म होकर 5वां चरण शुरू हो गया है। और अगर चौथे चरण की बात करें, उसके तहत 640 के करीब फ्लाइट चली हैं और इसमें 29 हवाई अड्डों तक ये पहुंचे हैं। और साथ ही लगातार जिस तरह से कोविड-19 के दौरान विदेशों से भारतीयों को वापस लाने का भारत सरकार का ये कदम है, इससे लाखों भारतीयों को फायदा मिला है। और वहीं आपको साथ ही बता दें कि मंत्री हरदीप पुरी के अनुसार 10 लाख से ज्यादा भारतीय वापस लौटे हैं और मिशन का असल मकसद विदेशों में फंसे भारतीयों का स्वदेश लाना है। और हमने देखा कि जब से ये कोरोना महामारी आई है, बहुत सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। जो बाहर लोग फंसे हुए थे, भारत आना चाहते थे, अपने घरों तक पहुंचना चाहते थे और बाहर वो फंसे हुए थे, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत सारी वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पर इसी के तहत भारत सरकार ने ये जो कदम उठाया, आज वंदे भारत मिशन का 5वां चरण शुरू हो चुका है। और साथ ही जो इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस है लिमिटेड मैनर में, उनको लाना शुरू कर दिया गया है। पहले 4 फेजेस की बात करें तो एयर इंडिया ने 52 कंट्रीज में फ्लाइट्स को ऑपरेट किया है और बहुत सराहनीय ये कदम है भारत सरकार की बात की जाए। और वहीं साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार भारत सरकार की मुहिम जारी है कि जो भी बाहर लोग फंसे हुए हैं, भारतीय फंसे हुए हैं, उन्हें अपने घरों तक पहुंचाया जाए, भारत वापस लाया जाए। उसके तहत आज 5वां चरण जो वंदे भारत मिशन का वो शुरू हो गया है। और पहले 4 चरणों की हम बात करें तो बहुत सारा फायदा भारतीयों को इसका मिला है। और अभी वंदे भारत मिशन के तहत अभी तक लाखों भारतीयों का इसका फायदा हो चुका है। मंत्री हरदीप सिंह के अनुसार 10 लाख से ज्यादा भारतीय वापस लौटे हैं और मिशन का असल मकसद विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाना है, जो कि लगातार जारी है। अब वापस लौटने की सबसे ज्यादा मांग जीसीसी देशों मलेशिया और सिंगापुर से है। और इस मिशन में दूर दराज इलाकों से भी भारतीयों को वापस लाने के काम हो रहे हैं। लैटिन अमेरिका देशों से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए फ्लाइटें एम्स्टर्डम भी गई हैं। और साथ ही अफ्रीकी देशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए लागोस, नैरोबी और दक्षिण अफ्रीका भी फ्लाइट को भेजा जा रहा है। और आपको एयर इंडिया की बात बता दें कि एयर इंडिया ने अभी तक 52 देशों में फ्लाइट्स को ऑपरेट किया है। पहले 4 चरणों की बात करें और वंदे भारत मिशन का आज 5वां चरण शुरू हो चुका है और अभी तक 10 लाख से ज्यादा भारतीय इसका फायदा ले चुके हैं। और हमने देखा कि सोशल मीडिया में जिस तरह से लगातार बहुत ही इमोशनल वीडियो सामने आ रही थी, जो बाहर लोग फंसे हुए थे, वापस आने की गुहार लगा रहे थे।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, क्योंकि लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव कम करने को लेकर भारत और चीन में आज फिर बातचीत होने जा रही है। दोनों देशों के बीच ये वार्ता मोल्डो में होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत में केंद्र में पैंगोंग गोगरा के मौजूदा हालात होने चाहिए, जहां पर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है और साथ ही डिसएंगेजमेंट के तहत प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। दोनों देशों के कोर कमांडरों की आज ये 5वीं बैठक है और इसमें भारत मजबूती से फिर कहेगा कि चीन वापस अपनी उसी जगह पर जाए जहां से वो अप्रैल में आया था। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत और चीन के बीच आज फिर कोर कमांडर की बैठक होने वाली है और चीन के मोल्डो में 5वें राउंड की ये बैठक होगी। मोल्डो में लगभग 11 बजे के बाद ये बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, इस 5वीं बैठक को लेकर और क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मोल्डो में बातचीत हो रही है। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और मेजर जनरल लियोलिन 5वीं बार मिल रहे हैं। जनरल रैंक के अधिकारी 5वीं बार मिल रहे हैं और काफी हद तक विवाद सुलझ चुका है, लेकिन पेंगोंग और फिंगर 5 और फिंगर 8 के बीच का जो एरिया है उसको लेकर विवाद है और इस विवाद की सुलझने की उम्मीदें लगभग जो मुझे नजर आ रही हैं वो मुश्किल है, क्योंकि चीन के राजदूत ने 2 दिन पहले ये साफ किया है कि पैंगोंग और का जो इलाका है वो चीन का है। यानी कि राजदूत वही कह रहे हैं जो शी जिनपिंग कहना चाहते हैं। तो लेकिन नजरें फिर भी एक हम पॉजिटिव वे में लेके चल, उम्मीद हम करेंगे कि शाम को जब मीटिंग खत्म होगी तो एक अच्छी खबर आएगी, क्योंकि अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि चीन ये 2 इलाकों से पीछे हटने को तैयार है। खासकर प्रियंका, सबसे खास अहम बात यह है कि चीन की नीति ये बोलती है कि आपने 2 कदम आगे बढ़ना है और जब सामने वाला दुश्मन देश प्रेशर डालेगा तो आपने 1 कदम पीछे आ जाना है। उसका फायदा यह हो जाता है कि आप 1 कदम ऑलरेडी आगे होते हैं और पड़ोसी देश भी मान जाएगा, तुम भी मान जाओगे। लेकिन भारत इन चीजों को समझ चुका है। जो लेफ्टिनेंट जनरल बाइकी जोशी जो है, जो वहां के नॉर्थन कमांड के कमांडिंग अफसर है जोशी हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि चीन बिल्कुल अप्रैल वाली जगह पर वापस नहीं जाएगा। तो इस मीटिंग पर चीजें बहुत कुछ निर्भर हैं। किस प्रकार से अगर इस मीटिंग में विवाद नहीं सुलझता है तो भारत आगे क्या करेगा, भारत के पास क्या ऑप्शन होंगे? भारत के पास ऑप्शन ये होगा, या तो भारत सीधा स्ट्राइक करेगा या फिर अप लेवल पे बातचीत होगी, क्योंकि एनएसए लेवल पे बातचीत हो चुकी है, अब विदेश मंत्री लेवल पे भी बातचीत हो चुकी है। अब फिर पीएम मोदी या शी जिनपिंग के बीच सीधी बातचीत होगी या फिर भारत की सेना को डायरेक्ट एक्शन प्रियंका लेना पड़ेगा। बिल्कुल राजेश, क्योंकि लगातार भारत और चीन के बीच तो चर्चा होगी इस पे, पर सवाल ये है कि चीनी सेना के पीछे हटने के सिवाय कुछ भी मंजूर नहीं है भारत को, और उसके बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसके बाद क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि पिछले 4 बैठकों की बात की जाए, कितनी सफलता हाथ लगी और इस बैठक से क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है? इस बैठक से देखिए, थोड़ी देर पहले मेरी एक डिफेंस एक्सपर्ट से बातचीत हो रही थी, तो काफी मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने ये कहा कि इस बैठक से ज्यादा उम्मीदें भारत को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मेजर जनरल लियोलिन हैं, जो पक्ष रखने चाइना का लगातार आ रहे हैं, उनकी चाइना में सुनने वाला कोई नहीं है। वो जनरल हैं, लेकिन जो वो फैसले लेते हैं वो शी जिनपिंग को मंजूर नहीं होते हैं। भारत में ऐसा है कि भारत में अगर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने कोई फैसला लिया है तो दिल्ली सरकार उसे मंजूर करती है, पीएम मोदी उसे एग्री होते हैं, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। और 4 बार यही मेजर जनरल लियोलिन है जो मिले हैं, लेकिन उनकी बातों में और जो उनके राजनीतिक हैं उनकी बातों में काफी फर्क होता है। लेकिन जो बातचीत आज हो रही है वो काफी अहम है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि सैन्य तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह फिर ना मिले, उनसे उच्च अधिकारी मिले, ये भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि अगर विवाद नहीं सुलझता है तो एनएसए अजीत डोभाल को फिर से बीच में दखल देना पड़ सकता है, क्योंकि अगर बात से नहीं बनती है तो शायद फिर भारत को सैन्य विकल्प की सोचनी पड़ेगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विकल्प होगा। लेकिन अभी उस पर बात करना व्यर्थ है, क्योंकि उम्मीद है कि शाम तक जो बातचीत होगी उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन चिंता इस बात की है क्योंकि चीन की करनी और कथनी में काफी अंतर है। चीन जो बोलता है प्रियंका वो करता नहीं है। चीन कई बार कह चुका है
जी, बैठकों हाँ, का सिलसिला लगातार जारी है और कथनी और करनी में चीन की बहुत अंतर है, ये तो सभी जानते हैं। पर उसी के बीच जिस तरह से भारत की तरफ से इतना प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बाद भी चीन टस से मस होने की बात नहीं कर रहा। देखिए, चीन टस से मस नहीं हो सकता और होएगा भी नहीं। हम भी उम्मीद नहीं कर रहे कि चीन टस से मस हो। चीन को एक सुपर पावर बनने का सपना चीन ने 30 साल पहले देखा था प्रियंका, और उस सपने को साकार करने के लिए चीन लगातार बढ़ा है। और आज जब वो सुपर पावर बनने के करीब पहुंचा है तो उसने अपनी जो ताकत है वो पड़ोसी देशों के ऊपर दिखाना शुरू कर दी है। आप मानिए, जब आप चीन को देखेंगे तो चीन का 40 से 48% क्षेत्रफल जो उसका एरिया है वो उसने पड़ोसी देशों का अपनी सेना के दम पर हथियाया हुआ है। लेकिन इस बार उसने गलत देश को अपनी पावर दिखाने के लिए चुन लिया, क्योंकि अगर वो चीन एशिया में या दुनिया में सुपर पावर बनने का सपना देखता है तो भारत एशिया में दूसरे नंबर पे आता है और दुनिया में चौथे नंबर पे भारत आता है। तो कहीं ना कहीं हम, वो 20 होगा तो हम 19 हैं। हम इतनी कुव्वत रखते हैं कि अगर चीन जिस प्रकार की भी जवाब चाहेगा हम उस प्रकार का जवाब देंगे। अगर वो सैन्य तौर पे जवाब लेना चाहता है तो सैन्य तौर पे हमारी सेना ने उसको 15 तारीख को ट्रेलर दिखा दिया था। लेकिन अगर वो चाहता है कि पूरी मूवी देखनी है तो हमारी सेना के जवान इस पर लद्दाख में तैनात हैं और आने वाले समय में चीन को पूरी मूवी भी दिखा दी जाएगी। और वही अगर चीन को ये था कि सैन्य टकराव से अगर वो आर्थिक तौर पे जाना टकराव चाहता था तो भारत ने उसको एक से करके तगड़े झटके दिए हैं। यही वजह है कि चीन जो लगातार आक्रामक बयान दे रहा था, उनका विदेश मंत्रालय लगातार प्रियंका आक्रामक बयान दे रहा था, आज वो शांति की बात कर रहा है। उनका ग्लोबल टाइम जो लगातार वीडियो जारी करके भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा था, आज वो शांति की बात कर रहा है। आज वो बोल रहा है कि 2000-4000 साल पुराना दोनों देशों का इतिहास है और दोनों देश एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। ये सब क्यों हुआ? ये सब तब हुआ प्रियंका जब हमने उसके जवाब में अपनी सैनिकों की डिप्लॉयमेंट जो है वो पूरे LAC पे कर दी है, ताकि चीन अगर कोई भी आक्रामक रुख दिखाता है तो चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। हमने उसकी ऐप को ब्लॉक कर दिया है। हमने जो रोड में रेलवे प्रोजेक्ट में जो उसकी कंपनियां हिस्सा ले रही थी उन पे बैन लगा दिया है। तो आर्थिक तौर पे भी, सैन्य तौर पे भी और रणनीतिक तौर पे भी हमने चीन को प्रियंका चोट पहुंचाई है। लेकिन शी जिनपिंग को फेस सेविंग के लिए जगह चाहिए, यही डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है। क्योंकि अगर आप 2000 किलोमीटर दूर से अपनी सेना गलवान और लद्दाख में लेके आए हो, तब जब वापस आप लेके जाओगे तो आपकी देश की जनता आपसे पूछेगी कि आपने इतना खर्चा क्यों किया। तो वो वजह जो है उससे उन सवालों से बचने के लिए शी जिनपिंग कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जहां पे उन सवालों से वो बच सकें और उनकी इज्जत भी प्रियंका बच सके। जाते मैं चाहूंगी इस वक्त तो ताजा अपडेट बैठक को लेकर आ रहा है वो हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। बैठक अभी चल रही है प्रियंका। देखिए, दोनों देशों के अधिकारियों के बीच में बैठक चल रही है। चीन के मोल्डो में बातचीत हो रही है और बैठक कितनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं। प्रियंका 4 बैठकें मैंने लगातार देखी हैं और चारों को कवर किया तो चारों बैठकें कम से कम 10 घंटे से ज्यादा चली हैं। पिछली बैठक तो 14 घंटे चली थी। अमूनन जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच में इतनी लंबी बातचीत नहीं होती है। लेकिन अगर इतनी लंबी बातचीत हो रही है तो आज भी हमें उम्मीद है कि ये बातचीत भी 10 घंटे से ज्यादा चलेगी। और भी पॉजिटिव कि शाम को जब भी कुछ सेना की तरफ से बयान आएगा तो ये उम्मीद है कि ये जो विवाद है वो शांतिपूर्वक सुलझ जाएगा, क्योंकि दोनों देश जंग नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर चीन नहीं मानता है तो शायद फिर जंग के सिवा कोई विकल्प भारत के पास हो भी नहीं सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता राजेश लगातार जुड़े हुए थे और जिस तरह से मोल्डो में लगातार 5वें राउंड की बैठक कोर कमांडर स्तरीय पर जारी है, पर सभी जानते हैं कि चीन की कथनी और करनी में कितना ज्यादा अंतर है। और वहीं दूसरी ओर बात करें कि अभी भी फिलहाल बैठक जारी है और पिछले 4 बैठकों में हमने देखा कि 10-10 घंटे से ज्यादा की बैठक हुई और जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में दीजिए